Hello guys, how are you? I hope you all are doing very well and you have done quite good in JEE Mains 2017. So we have come up with the solutions of JEE Mains 2017 and in this video we will talk about the solutions of organic chemistry specifically, and in the upcoming videos we will discuss about inorganic chemistry, then physical chemistry and then physics and maths as well. So let us start with the solutions. So in the first question, this is the first question we have. इसमें आपसे पूछा गया था कि किस में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट बनता है मोनोनाइट्रेशन में. तो देखिए द करेक्ट आंसर इज़ 4. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था और आपकी क्लास में भी आपको ज़रूर बताया होगा. अब देखिए वैसे तो नॉर्मली एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, पर जैसा कि आपको पता होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये एन अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट करता है, जिस कारण ये एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में और जिस कारण रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है. इस कारण मेटा प्रोडक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट बनता है. इनफैक्ट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 47%. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ 4 कि मोनोनाइट्रेशन में सिग्निफिकेंट मेटा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा. ओके, लेट अस चेक आउट द क्वेश्चन नंबर 2. अगला क्वेश्चन है पॉलीमर से. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ये जो पॉलीमर्स हैं किस पॉलीमर में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है. सो गाइस द करेक्ट आंसर इज़ 2. जिसने भी NCERT को ठीक से पढ़ा है, जो ATP के वीडियोज़ एनी टाइम पढ़े एकेडमी के, उसको ठीक से देखा है. पॉलीमर्स की प्लेलिस्ट में क्लियरली मैंने नाइलॉन 6, टेरिलीन, बेकेलाइट सब कुछ क्लियरली बता रखा है. तो नाइलॉन 6 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इसका मोनोमर होता है वो क्या होता है, कैप्रोलेक्टम होता है, विच इज़ अ 7 मेंबर्ड रिंग. तो ये कैप्रोलेक्टम जो होता है सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद इसका पॉलीमराइजेशन होता है. हाइड्रोलिसिस के दौरान ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद इनिशियली यहाँ पे हम COOH बनाएंगे और यहाँ पे बीच में नंबर ऑफ कार्बन आएंगे 5, दैट विल बी CH2 5 एंड हेयर इट विल बी NH2. अब इसके बाद फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं तो ऐसे केस में इसके N यूनिट्स आपस में मिलके नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं. ये क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT बेस्ड आया है. पेपर बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही रेलेवेंट है इस बार. जैसा पिछली बार गलती CBSE वालों ने की थी वो इस बार नहीं की है. इस बार ऑर्गेनिक का पेपर बहुत ही रिलेवेंट है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको एक कंपाउंड गिवन था. इस कंपाउंड में आपको क्या गिवन है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 3-मिथाइल पेंटुइन ऑन रिएक्शन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट. कोई एडिशन प्रोडक्ट बनता है और पूछा गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर द प्रोडक्ट इज. देखिए क्लियरली मेंशन है कि एक ही प्रोडक्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है. अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा. एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इस पर्टिकुलर कार्बन पे ब्रोमीन का एडिशन होगा. तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सेंटर भी कायरल है और ये सेंटर भी यहाँ कायरल है. सिमेट्री इसमें एब्सेंट है. तो टोटल स्टीरियोआइसोमर इसमें कितने पॉसिबल होंगे, 4. आप इस तरीके से भी देख सकते हैं. मान लीजिए इस कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन एक बार R है, इसकी R है, तो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन 4 हो सकती है, या तो RR या RS या SR या SS. इसी को आप वेजो डैश से भी दिखा सकते हैं. सो गाइस द करेक्ट आंसर इज 4. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज का मतलब क्या है, रेजोनेंस होने से सबसे कम स्टेबिलिटी किसको मिल रही है. तो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ही पपलू क्वेश्चन है ये. द करेक्ट आंसर इज 1. बाकी सब में देखिए एरोमेटिसिटी है, बेंजीन एरोमेटिक है, इसके बाद ये फ्यूरान है, ये एरोमेटिक है, दिस इज पिरिडीन, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक. तो एरोमेटिसिटी मतलब हाई स्टेबिलिटी, यहाँ एरोमेटिसिटी नहीं है, इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. तो द फर्स्ट इज लीस्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 का वो बताइए. सो द क्वेश्चन वाज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन इज. इसको मैंने बॉन्ड लाइन में दिखा दिया है, उसमें आपको सीधा दिखाया था. दिस इज फर्स्ट कंपाउंड एंड दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड एंड दिस इज आवर
थर्ड कंपाउंड, इसमें लाइक मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना दिया है। तो SN1 के ऑर्डर की बात कर रखी, तो देखिए SN1 का जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है RDS पे, यानी स्टेबिलिटी ऑफ केटायन पे। सो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर Cl को मैं निकालता हूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कार्बोकेटायन बनेगा, और जब इस पॉइंट पे कार्बोकेटायन बनेगा तो ऐसे केस में वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, वो भी बहुत ही इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, क्योंकि OCH3 जो है वो भी अपना प्लस M शो करके उसको स्टेबलाइज करेगा, हेंस इट इज़ मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा रेट रहेगा किसका, थर्ड का। इसके बाद अगर फर्स्ट में हम देखें तो Cl यहाँ से निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। तो इसकी स्टेबिलिटी थर्ड वाले के बाद आएगी, क्योंकि थर्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से एंड इंडक्टिव से स्टेबलाइज्ड है। तो 3 के बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद आएगा 2। सो द करेक्ट आंसर इज 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। सो इस बेसिस पे द आंसर विल बी 3। जो आपका पेपर है उसमें जो आंसर की में 3 विल बी द आंसर। ओके, तो थर्ड सबसे अच्छा है, फिर इसमें फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कुछ ऐसा कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे टर्शरी बिटॉक्साइड गिवन है, हाई टेम्परेचर गिवन है। सो ऐसे केस में द करेक्ट आंसर इज थर्ड। देखिए टर्शरी बिटॉक्साइड जो होता है इट इज़ वेरी बल्की, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। हाई टेम्परेचर भी इसमें गिवन है, तो इट विल बिहेव एज अ बेस, और जब बेस की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे यानी एलिमिनेशन गारंटेड है। अगर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ऐसे केस में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम को ये टर्शरी बिटॉक्साइड निकालेगा। कुछ इस तरीके का इसका मैकेनिज्म होगा। ये जो O नेगेटिव है ये H को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे OH में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ब्रोमीन को ये रिमूव कर देगा। तो इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उससे यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली द फाइनल आंसर विल बी दिस, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और एलिमिनेशन से रिलेटेड इसमें एक ही आंसर था, एक ही ऑप्शन था, तो करेक्ट आंसर इज 3। ओके गाइस, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 7। जो मेरे पास 7 क्वेश्चन नंबर है उसको करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर इन एक्वस KOH सॉल्यूशन। एक्वस KOH सॉल्यूशन में कौन रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए ये जो ऑप्शन मैंने आपके सामने दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। जो सेट मेरे पास है उसमें दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। एंड व्हाई इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो देखिए रिड्यूसिंग शुगर का मैंने कंडीशन आपको बताया हुआ था कि इसके पास साइक्लिक हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म होनी चाहिए। अब अगर आप ढूंढेंगे तो किसी में भी आपको साइक्लिक हेमी एसिटल और हेमी कीटल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे यही की पॉइंट था एक्वस KOH। एक्वस KOH जब यहाँ पे होगा तो वो इस एस्टर का क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगा तो बेसिकली इस कार्बन पे हमको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा इवेंचुअली। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे ईथर है, तो एक तो ईथर हो गया और इधर एल्कोहल हो गया। तो फाइनली हमें जो कंपाउंड मिलेगा एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करने के बाद, उसके अंदर हमारे पास साइक्लिक हेमीकीटल फॉर्म अवेलेबल हो जाएगी। और जब हमारे पास साइक्लिक हेमीकीटल फॉर्म अवेलेबल हो जाती है तो ऐसे केस में ये जो रिड्यूसिंग शुगर रिडक्शन का मतलब ये इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। ओके, आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक कन्वर्जन गिवन था कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें द करेक्ट सीक्वेंस इज, अब इसमें ऑप्शन गिवन थे कि भाई पहले क्या यूज़ करें फिर या यूज़ करें। सबसे पहले गिवन था टॉलरेंस रिएजेंट। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट का यूज़ करेंगे, फिर हम H+ और CH3OH का यूज़ करेंगे, और फाइनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम यूज़ करेंगे, जिसमें ग्रिग्नार्ड विल बी टेकन इन एक्सेस। यहाँ मैंशन नहीं है, इट शुड बी मैंशनड, लेकिन इट विल बी टेकन इन एक्सेस। तो देखिए सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, अमोनियकल AgNO3 यानी AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव जो होगा वो यहाँ पे CHO को ऑक्सीडाइज करेगा, जिससे CHO सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में। अब इसके बाद जब आप इसको एसिडिफाई करेंगे तो यहाँ पे O माइनस को क्या मिलेगा H। अब इसके बाद अगर आप CH3OH का यूज़ करते हैं तो CH3OH ये अल्कोहल और ये एसिड आपस में मिलके क्या करेंगे, एस्टेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ एस्टेरिफिकेशन होगा जिससे यहाँ OH हट के OCH3 आएगा। अब जब इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे कीटोन जो है यहाँ पे भी अटैक करेगा, CH3 नेगेटिव विल अटैक हेयर, जिससे पाई बॉन्ड टूट जाएगा। सिमिलरली CH3 नेगेटिव यहाँ पे भी SNA मैकेनिज्म से पहले OCH3 को रिमूव करेगा और फाइनली पाई बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। इसके मैकेनिज्म को अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ CH3 यहाँ आएगा, यहाँ पे O माइनस आएगा और बेसिकली यहाँ पे जो OCH3 बना एस्टेरिफिकेशन के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इधर भी ऐसे ही अटैक करेगा और इसको रिमूव कर देगा इन 2 स्टेप्स एक्चुअली। और फाइनली एक और CH3 का यूनिट ये जो पाई बॉन्ड है इसको भी ब्रेक कर देगा। सो गाइज द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सेकेंड ऑप्शन। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्शरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड। यहाँ पे भी TBUONA गिवन है एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि सबसे पहले इससे ट्रीटमेंट किया गया है, देन फॉलोड बाय एडिशन विद ब्रोमीन वाटर। उसके बाद ब्रोमीन वाटर गिवन है। तो ब्रोमीन वाटर जो है उसमें बोला हुआ है कि ब्रोमीन वाटर डालने के बाद कौन उसको डीकलराइज नहीं कर पाएगा, यानी उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात तो ये, जो भी रिएक्ट करेगा वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था इट इज़ वेरी बल्कि TBUONA। तो TBUONA सबसे पहले क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ बेस और ये कोशिश करेगा कि जहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है वहाँ से वो एलिमिनेशन करे। तो पहले केस में एलिमिनेशन होके एल्कीन बन जाएगा, यानी कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। और जहाँ पे भी एल्कीन जैसे ये एल्किनॉन है, इस टाइप के कंपाउंड्स में ब्रोमीन वाटर ऐड हो सकता है। लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखें, एक्चुअली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी एल्कीन इस केस में फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। और अगर एल्कीन इस केस में फॉर्म नहीं हो पाएगा तो ऐसे केस में ब्रोमीन वाटर का डीकलराइजेशन भी नहीं हो सकता। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे ब्रोमीन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी वो एलिमिनेशन कर सकता है जिससे पाई बॉन्ड बीच में बनेगा, यहाँ भी वो एलिमिनेशन कर सकता है। तो जहाँ जहाँ एलिमिनेशन पॉसिबल है वहाँ पे डीकलराइजेशन ज़रूर हो जाएगा। ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये कंपाउंड गिवन था और इसमें आपको दिया हुआ है डाइबाल H। तो देखिए इस क्वेश्चन के कई सारे ऑप्शंस हैं। द करेक्ट आंसर विल बी, देखिए डाइबाल H जो होता है ये एक्चुअली एस्टर को भी रिड्यूस करता है और ये एसिड को भी रिड्यूस करता है, दोनों को रिड्यूस करता है। अगर डाइबाल H को हम एक्सेस में ले लेते हैं तो ऐसे केस में ये एल्डिहाइड में रिड्यूस नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड भी फर्दर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इससे प्रूव होता है, किसी भी ऑप्शन में एल्डिहाइड नहीं गिवन है तो इससे प्रूव होता है कि यहाँ पे डाइबाल H एक्सेस में तो नहीं है। अगर एक्सेस में नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे, वन इक्विवेलेंट मानेंगे। और अगर वन इक्विवेलेंट की बात करें तो वन इक्विवेलेंट में क्या करता है, ये लैक्टोन जो होते हैं, ये साइक्लिक एस्टर जो होते हैं उन्हीं को रिड्यूस कर पाता है, क्योंकि एसिड को रिड्यूस करने के लिए, एल्डिहाइड में रिड्यूस करने के लिए डाइबाल H के 2 इक्विवेलेंट अपने को चाहिए होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लैक्टोन्स जो है वही हमने रिड्यूस किया है, इसको जो एसिड है इसको हमने रिड्यूस नहीं किया है। कई स्टूडेंट सोचेंगे कि ये ऑप्शन भी होना चाहिए। देखिए इट डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनर एज वेल। अगर उन्होंने इसको एक्सेस में मान लिया है या ज़्यादा इक्विवेलेंट मान लिए तो हो सकता है CHO ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट दे दें, बट एक्चुअल में अगर इसके एग्जैक्ट अप्रोच की बात करें तो हम डाइबाल H का वन इक्विवेलेंट मानेंगे और उसके बेसिस पे दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज आपने देखा कि पहले केस में एनिलीन वाला आंसर था, सेकंड क्वेश्चन में नाइलॉन 6, फिर थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा कि पेरोक्साइड इफेक्ट हमने देखा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ, फोर्थ क्वेश्चन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात थी, फिफ्थ क्वेश्चन में इट वाज कंपैरिजन ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, फिर सिक्स्थ में एलिमिनेशन हुआ, सेवन्थ में रिड्यूसिंग शुगर की बात थी, एट्थ क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड टॉलरेंस रिएजेंट की बात थी, उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन में अगेन एलिमिनेशन एंड ब्रोमीन वाटर की बात थी, टेंथ क्वेश्चन में सेलेक्टिव रिडक्शन की बात थी। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।